तो बच्चों नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं राजन सर कंप्यूटर साइंस टीचर जैक स्पेशलिस्ट टीचर आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का ये वीडियो जो कि क्रैश कोर्स के अंतर्गत है और इसमें आज के इस वीडियो में चैप्टर 8 को डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर को देखने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 8 के लिए, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूँ जो कि 11th क्लास के एग्जाम्स में आने वाले हैं। इसमें मैं आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दूंगा। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने की संभावना है। ठीक है, 30 मैक्सिमम, मतलब 30 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में जो पढ़ाऊंगा, जो नोट्स से पढ़ाऊंगा, वो नोट्स भी मैं आपको एज ए लिंक यानी कि डाउनलोडेबल पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा ताकि आप इसे बाद में रिवाइज भी कर सकें। तो ये वीडियो आज का बहुत ही खास है और बहुत ही शानदार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और एक वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी ऑफलाइन फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे एकेडमी में। ऑफलाइन फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन फ्री क्रैश कोर्स करना चाहते हैं क्लास 11th का, तो आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल सकते हैं, फ्री क्रैश कोर्स। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरा ये नंबर सेव करना है राजन सर के नाम से और इस पे एक मैसेज डालना है, फ्री क्रैश कोर्स। और ये मैसेज आप मुझे 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक डाल दें ताकि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो सके। और ये जो क्लासेस वो 5 जनवरी से शुरू होगा। ये जो क्रैश कोर्स है ऑफलाइन बैच वो 5 जनवरी से शुरू होगा। टाइम रहेगा 10 बजे और इसमें लिमिटेड सीट है। तो आप जल्दी से मुझे मैसेज कर दें, फ्री क्रैश कोर्स। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम राजन कंप्यूटर एकेडमी है। तो आप इस चैनल को सर्च करके यूट्यूब पे 11th और 12th का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि 11th और 12th को यूट्यूब पे कवर कराया जा सके। अब आइए मैं सीधे आज के चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नंबर है चैप्टर 8 और नाम है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ये जो आपको ग्राफिक दिख रहा है इसमें जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे और लिखा है, इक्वल टू का साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो यही सब जो साइन आपको सिंबल दिख रहा है यही सब है ऑपरेटर। मैं आपको यही ग्राफिकल तरीके से समझा दिया हूँ ताकि आपको आगे जाकर के कठिनाई ना हो कि ऑपरेटर क्या होता है इसको समझने में। तो यही सारे सिंबल हैं ऑपरेटर। अब आइए रियल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। मैंने आपको अभी ही बताया कि ऑपरेटर क्या होता है, सिंबल होता है, विच इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। यहाँ बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखा है कि ऑपरेटर इज अ सिंबल। जैसे ही ऑपरेटर का नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, लेस देन, ग्रेटर देन। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आने चाहिए क्योंकि इसी का इस्तेमाल होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोलने से मेरा मतलब है कि अगर हम 2 + 2 कर दिए, 4 कर दिए, तो यहाँ पे देखिए प्लस का यूज हुआ है। प्लस यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ऑपरेटर का काम कर रहा है। और ये दो नंबर के बीच, दो नंबर को ऑपरेट करके क्या कर रहा है, 4। अब जिन नंबरों को ये ऑपरेट कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड। और ये जो नंबर हैं इनको बोलते हैं ऑपरेंड। और ये जो बीच में जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। क्लियर है बात। अब आता है, ये तो हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दूसरा आता है लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि 5 > 4। यहाँ पे जो कंपेयर करने का काम होता है इसी को बोलते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिक का काम होता है उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन। या तो हम लोग अलग तरीके से एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी दो नंबर को, दो कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। इसको भी हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन कह सकते हैं।
तो फाइनली यहाँ से ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ऑपरेटर किसको बोलते हैं? ये एक सिंबल होता है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इट लेस देन ग्रेटर देन, जिसका इस्तेमाल क्या क्यों किया जाता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए। तो आपके दिमाग में एकदम पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा क्या होता है ऑपरेटर। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लेस देन ग्रेटर देन। अभी मैंने बताया कि जैसे ही ऑपरेटर का नाम आए तो आपके दिमाग में ये सारे सिंबल आने चाहिए। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। मेनली देखा जाए अगर नंबर के हिसाब से तो ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी किसको बोलते हैं? तो रिक्वायर्ड सिंगल ऑपरेंड। ऑपरेंड मैंने आपको बताया, ऑपरेटर जिसको ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड। जैसे 2 + 2, तो ये 2 क्या है? ऑपरेंड है। तो वही चीज है कि जिसमें सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड होगा उसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। जैसे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसमें, जैसे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसमें सिंगल वैल्यू चाहिए होता है, सिंगल ऑपरेंड से काम हो जाता है। तो वैसे ऑपरेटर जिनको सिंगल ऑपरेंड चाहिए होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड्स। बाइनरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं? जिसको दो ऑपरेंड चाहिए होता है, यानी कि दो वैल्यू चाहिए होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेटर। जैसे कि 6 + 2, तो यहाँ जो प्लस है वो है बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर रिक्वायर्स थ्री ऑपरेंड। तो वैसा ऑपरेटर जिसको तीन ऑपरेंड चाहिए होगा उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। मैं आशा करता हूँ कितना आपको बात दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटर इन C++। वही चीज है जो मैंने आपको बताया है उसको थोड़ा सा और मैं इन डेप्थ लेके गया हूँ। यूनरी ऑपरेटर, ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। ये सिंगल वैल्यू पे ऑपरेट करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनरी। ये सारे ऑपरेटर डबल वैल्यू पे ऑपरेट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग पूरे को बाइनरी। और ये टर्नरी ऑपरेटर तीन वैल्यू पे ऑपरेट करता है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर। अब इसको अगर और अंदर से देखें तो यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसको ये सारे सिंबल जो हैं लेस देन ग्रेटर देन इनको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इसको बिटवाइज, इसको असाइनमेंट और इसको टर्नरी ऑपरेटर। अभी आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं ये सारे ऑपरेटर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अब यहाँ पे मेन रियल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है। पिछली बार जो हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखे थे उसमें नंबर के बेसिस पे था। यहाँ पे ये रियल वाला टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है। तो यहाँ देखिए, ये है सबसे पहले आई ओ ऑपरेटर। आई ओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके बाद रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर। तो आइए सबसे पहले इनपुट आउटपुट ऑपरेटर को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटपुट ऑपरेटर क्या होता है। ये जो साइन दिख रहा है आपको, यही है आउटपुट ऑपरेटर। ये साइन आपने कहाँ देखा है? तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो सी आउट जब हम लोग लिखते हैं, सी आउट के बाद हम लोग ये साइन लगाते हैं। तो यही जो साइन है इसी को बोलते हैं हम लोग आउटपुट ऑपरेटर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये साइन को क्या बोलते हैं तो आप आंख बंद करके मारिएगा आउटपुट ऑपरेटर। ठीक है। यूसेज, इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू प्रिंट आउटपुट यूजिंग सी आउट कीवर्ड। तो इसका इस्तेमाल जो है कोई भी चीज को C++ में आउटपुट करने के लिए ये सिंबल का यूज करते हैं। और इस सिंबल को हम लोग सी आउट के साथ यूज करते हैं, सी आउट के बाद यूज करते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा है। अगर मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊं तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी इंट में एज 25 सी आउट। तो यहाँ जो सी आउट के साथ ये जो यूज हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग आउटपुट ऑपरेटर। अब मैं आशा करता हूँ कि आउटपुट ऑपरेटर आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनपुट ऑपरेटर पे। इनपुट ऑपरेटर किसको बोलते हैं? देखिए, ये ऐसे जो सिंबल लगा होता है आउटपुट ऑपरेटर के जस्ट उल्टा होता है, अंदर की तरफ इसका मुंह होता है इनपुट ऑपरेटर का, इसको बोलते हैं इनपुट ऑपरेटर। द इनपुट ऑपरेटर इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट यूजिंग सीन कीवर्ड। हम लोग बाहर से सीन कीवर्ड का यूज करके इनपुट लेते हैं और सीन के साथ जो ऑपरेटर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो सिंबल का, इसी को बोलते हैं हम लोग इनपुट ऑपरेटर। जैसे अगर मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊं तो सीन के बाद यहाँ देखिए इस्तेमाल हुआ है इनपुट ऑपरेटर का। ये देखिए सीन के बाद, ये देखिए सीन के बाद।
सीन का मतलब था इनपुट लेना, जैसे सीन यहाँ नेम में सीन लिखे हैं तो यहाँ पे नाम को इनपुट लेंगे, और यहाँ एज में सीन लिखे हैं तो यहाँ पे एज को इनपुट लेंगे। और यही जो उल्टा मुंह है इसी को बोलते हैं हम लोग इनपुट ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है, तो इनपुट लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है जिसमें कि है राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटमेंट, ये सब चीजें मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ, तो बार बार इसको एक्सप्लेन करने का, ये 3 लाइन एक्सप्लेन करने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपको नहीं पता होगा कि ये सब क्या है तो आप मेरे पिछले वीडियो जा करके देख सकते हैं। चैप्टर 7 का वीडियो देख लीजिए, चैप्टर 6 का वीडियो देख लीजिए, क्लास 11th का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बना रहा हूँ, रेडियस, एरिया और पेरीमीटर। रेडियस को इनपुट ले लिए सीन का इस्तेमाल करके, और उसके बाद एरिया और पेरीमीटर को स्टोर कर दिए, और एरिया में एरिया को स्टोर कर दिए। और जस्ट यहाँ पे हम लोग एरिया पेरीमीटर का फार्मूला लगा दिए हैं 2 पाई आर, और जस्ट यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगा दिए हैं पाई r²। ठीक है, ये दोनों फार्मूला लगाने के बाद एरिया जो है इसमें आएगा, और पेरीमीटर जो है पेरीमीटर वाले वेरिएबल में आएगा। अब इसके बाद इतना करने के बाद हम लोग सी आउट कर दिए हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सर्कल को सी आउट कर दिए, उसके बाद पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल को सी आउट करके, ये जो दोनों बॉक्स में दोनों वेरिएबल में हम लोग वैल्यू सेव करके रखे हैं उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिए। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल, और ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब जैसे इसको रन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ इनपुट देना पड़ेगा, एक वैल्यू देना पड़ेगा रेडियस के लिए। तो मैंने यहाँ वैल्यू दे दिया 188.9। देखिए जैसे ही यहाँ में हम लोग रेडियस का वैल्यू दिए हैं, वैसे ही पेरीमीटर और सर्कल का एरिया निकाल के हमको दे दिया। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, जस्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कैस्केडिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है, कैस्केडिंग ऑपरेटर। कैस्केडिंग ऑपरेटर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, कैस्केडिंग cascading of input output operator. The multiple use of input output operator is one in one statement is called cascading of operator. कितना आसान है, मल्टीपल इनपुट आउटपुट ऑपरेटर का इस्तेमाल हो जाएगा एक स्टेटमेंट में, उसी को बोलेंगे कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। अब आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, इस प्रोग्राम में क्या किया गया है, राइट ए प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है जिसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में देखिए, तो उसके लिए एल बी एच 3 वेरिएबल लिया गया, ये तीनों में वैल्यू डाला गया, ये तीनों में वैल्यू डाल करके इसका हम लोग क्यूबाइड का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी अगर जैसे ही हम लोग नीचे देखेंगे, यहाँ 3 बार इनपुट ऑपरेटर का यूज हुआ है। कितना बार, 3 बार। तो मल्टीपल टाइम जब इनपुट आउटपुट ऑपरेटर का इस्तेमाल हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। कैस्केड करना, सेड करना, ठीक है, बहुत सारा ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेटर को एक से ज्यादा बार, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। सेम तरीके से नीचे वाली लाइन में भी देखिए 3 बार आउटपुट ऑपरेटर को यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। बड़ा ही सिंपल है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, दीज ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वैसे ऑपरेटर जिससे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं उनको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लीकेशन बी, ए डिवीजन बी, ए मॉड्यूलस बी। यहाँ पे अगर आप समझें तो मान के चलते हैं a इज इक्वल टू वैल्यू है 10 और b इज इक्वल टू वैल्यू है 20। तो हम c इज इक्वल टू लिखें a प्लस बी, तो यहाँ पे कैसा कैलकुलेशन होगा, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। इसलिए इस ऑपरेटर का नाम क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर इसे फॉर्म करें तो 10 + 20 इज इक्वल टू 30 होगा। देखिए इसी तरीके से माइनस वाले में भी अप्लाई होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन वाले में मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन वाले में डिवीजन होगा। लेकिन शायद आपने मॉड्यूलस को पहली बार सुना होगा। मॉड्यूलस इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर। ये डायरेक्ट क्या कैलकुलेट करता है,
रिमाइंडर, दैट मीन्स कि अगर हम लिखे हैं ए मॉड्यूलस बी, तो ये डायरेक्ट ना इसका रिमाइंडर निकालेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ए इज इक्वल टू है 10 और बी इज इक्वल टू है 3। तो ए मॉड्यूलस बी, दैट मीन्स कि 10 मॉड्यूलस 3 अगर हम करते हैं, तो अगर हम डिवाइड करें 3 को 10 से, तो 3 तिया 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ये डायरेक्ट आंसर क्या देगा 1, दैट मीन्स कि रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आंसर डायरेक्ट क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो मेक श्योर इट इज क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाम देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीमेंट का मतलब होता है घटना। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से एक बार वैल्यू बढ़ जाएगा और एक बार वैल्यू घट जाएगा। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, दीज ऑपरेटर इंक्रीज और डिक्रीज अ वेरिएबल्स वैल्यू। जो भी हम लोग वेरिएबल बनाएंगे उसके वैल्यू को एक बार घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसा दिखता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये देखिए प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसा दिखता है, माइनस माइनस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट दोनों दो तरह का होता है। कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल के लास्ट में लग जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, तो उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। कभी कभी क्या होता है वेरिएबल के पहले लग जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसको बोलते हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट। सेम इसी तरीके से डिक्रीमेंट में भी अगर लास्ट में लग जाएगा तो पोस्ट फिक्स और शुरू में लग जाएगा तो प्री फिक्स। इंग्लिश में आपने पढ़ रखा होगा पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। सेम उसी तरीके से यहाँ भी अगर आगे लग जाएगा तो प्री फिक्स और पीछे लग जाएगा तो पोस्ट फिक्स। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। देखिए यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अब यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ये प्रोग्राम यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक हम लोग सारे प्रोग्राम में सेम तरीके से लिखते हैं। यहाँ देखिए इंट ए इज इक्वल टू 10। एक मैंने वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू कितना है 10। दूसरा वेरिएबल सी, सी में कोई वैल्यू नहीं असाइन किया है, सी अभी खाली है, खाली बॉक्स है सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी इज इक्वल टू ए प्लस 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 ए प्लस प्लस ए प्लस ए। यहाँ हाँ हम लोगों ने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। बाद में लग गया पोस्ट फिक्स और पहले लग गया प्रीफिक्स। अब यहाँ पे आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद लिखें सी आउट सी एंडल ए एंडल। ठीक है, एंडल एंडल का मतलब है कि वो लाइन ब्रेक करता है। जो पहला काम होगा वो होगा प्रीफिक्स का, यानी कि अगर यहाँ ए का वैल्यू 10 है, तो सबसे पहली बार जो प्री फिक्स वाला जिसमें जिसमें प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। उसके बाद पोस्ट फिक्स का बढ़ेगा। एक बार सी प्रिंट हो जाने के बाद पोस्ट फिक्स का वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ एक प्रीफिक्स है, हो गया ए का वैल्यू 11। यहाँ एक और प्रीफिक्स हो गया ए का वैल्यू 12। जो ए का वैल्यू वो हो चुका है 12। अब यहाँ कितना बार ये है 1 2 3 4। अब कहीं प्रीफिक्स नहीं है ना, तो वैल्यू अभी 4, मतलब वैल्यू ए का वैल्यू 12 हो गया। और अगर हम सी का वैल्यू निकाले, यानी कि अभी सी प्रिंट करना है, तो 12 12 12 4 बार क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 48। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर सी को प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा 48। यहाँ देखिए आया भी है 48। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रोग्राम चल चुका है, प्रीफिक्स का काम खत्म हो चुका है, अब काम आता है पोस्ट फिक्स का। तो पोस्ट फिक्स देखिए एक यहाँ पे है, अभी ए का वैल्यू कितना है 12। और एक बार यहाँ देखिए पोस्ट फिक्स है, एक बार प्रोग्राम के चलने के बाद पोस्ट फिक्स काम करेगा और यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ जाएगा पोस्ट फिक्स में। तो अगर ए को प्रिंट कर तो ए का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 13। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो ये था प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी है कि फर्स्ट ऑल प्रीफिक्स विल बी इवेलुएटेड। सबसे पहले जितना प्रीफिक्स है वो इवेलुएट होगा, उसके बाद जो है पोस्ट फिक्स का काम होगा। इसी चीज को बढ़िया समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल दिया है कि हाउ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट वर्क। प्रीफिक्स क्या होगा, जैसे ए का वैल्यू 10 है, सी निकालना है, तो सी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो क्या होगा, सी का वैल्यू एक बढ़ जाएगा और ए का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, है ना। सी, यहाँ ए का वैल्यू 10 है, यहाँ प्रीफिक्स लगा देते, प्रीफिक्स के कारण सी का वैल्यू भी बढ़ गया और ए का वैल्यू तो ऑटोमेटिक बढ़ गया पहली बार में। दूसरा, हाउ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट वर्क। पोस्ट फिक्स कैसे काम करते हैं, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन लिए हैं। ए का वैल्यू है 10, अब यहाँ पोस्ट फिक्स लगा दिया। तो यहाँ दिक्कत क्या है कि पहले प्रीफिक्स चलता है,
तो एक बार सी का वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि पहली बार सी का वैल्यू 10 ही रहेगा। यहाँ देख सकते हैं सी का वैल्यू कितना है, 10 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पोस्ट फिक्स का इस्तेमाल हुआ है। एक बार सी प्रिंट हो जाने के बाद दूसरा बार इसका वैल्यू बढ़ेगा ए का। तो देखिए दूसरा बार में ए का वैल्यू 11 हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अभी हम लोग क्रैश कोर्स चल रहे हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल भी करके दिखाता है इन सारे चीजों का, किस तरीके से वैल्यू बढ़ता है और किस तरीके से वैल्यू घटता है। नेक्स्ट में सेम इसी तरीके से जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या, अगर प्री फिक्स रहेगा तो पहले वैल्यू घटेगा, और पोस्ट फिक्स रहेगा तो एक बार प्रिंट होने के बाद घटेगा। इंक्रीमेंट में वैल्यू बढ़ता था, पोस्ट फिक्स में घटेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर? दीज ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज। रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होता है। दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे इक्वल टू ए इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पे कंपेयर होगा कि ए जो है बी के इक्वल है कि नहीं। जैसे ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू 15 है, तो यहाँ कंपेयर होगा ए इज इक्वल टू बी है, तो 10 15 के इक्वल है नहीं, तो ये आंसर क्या देगा? फॉल्स। क्या आंसर देगा ये? फॉल्स। दूसरा है नॉट इक्वल टू। ये क्या, ये नॉट इक्वल टू है, ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये आंसर देगा यस, यानी कि ट्रू। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए, इसके पहले जो रिलेशनल ऑपरेटर है वहां पे हम लोग दो वैल्यूज को कंपेयर किए थे। रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग मल्टीपल कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। दीज ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। एक से ज्यादा कंडीशन को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। दूसरा जो है लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नोट। ये काम कैसे करता है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट, तीनों जो वैल्यू देगा वो ट्रू फॉल्स में देगा। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा वैल्यू ट्रू फॉल्स में देता है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये कब ट्रू देगा, कब फॉल्स देगा। आइए इसको समझते हैं। ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। ये वैल्यू ट्रू देगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 20। अब मैं यहाँ दो कंडीशन लगाऊंगा, ए इज ग्रेटर देन बी, एक कंडीशन हो गया, एंड बी इज ग्रेटर देन ए। देखिए यहाँ पे मैंने दो कंडीशन को पुट किया है और बीच में एंड ऑपरेटर को पुट किया है। तो क्या ये आंसर, इसका जो ओवरऑल आंसर है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? क्या होगा आप बताइए कमेंट करके, क्या होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बड़े ध्यान से देखें। ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। ट्रू तब होगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा। तो ये दोनों कंडीशन को पहले चेक करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे ए ग्रेटर है बी से? फॉल्स हो गया। जब यहीं पे फॉल्स हो गया तो आंसर ही क्या आना है इसका? फॉल्स आंसर आना है। क्या आना है? फॉल्स, ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होता तब ये ट्रू देता। लेकिन इसी के जगह में अगर हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दें, ये लॉजिकल और का इस्तेमाल कर दे। लॉजिकल और क्या कहता है? ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। यानी कि ये दोनों कंडीशन में भी एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या देगा? ट्रू। तो देखते हैं ए ग्रेटर देन बी है, नहीं। ए बी ग्रेटर देन ये है, यस, एक वैल्यू ट्रू होगा, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। लॉजिकल नोट क्या कर देता है? वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी लिखे हैं और यहाँ लगा दिया नॉट ऑपरेटर, तो क्या ये ए बी से बड़ा है? यहाँ पे देखिए ए बी से बड़ा है, नहीं, तो इसको ये रिवर्स कर देगा, यानी कि इसका आंसर होगा फॉल्स। लेकिन ये क्या करेगा? इसका आंसर होगा फॉल्स, लेकिन ये रिवर्स करके इसके आंसर को चेंज कर देगा और कर देगा ट्रू। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? रिवर्स द ट्रूथ वैल्यू। मैं आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब बच्चों, ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर हमारे पास है? असाइनमेंट ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसे ए एक वेरिएबल बनाए, इसमें वैल्यू असाइन करना है 5, तो ये जो ऑपरेटर का इस्तेमाल किए इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक बार हम लोग अभी डबल इक्वल टू का इस्तेमाल कर चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वल टू का।
क्या अंतर है दोनों में? अंतर यही है कि ये जो है वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ये है रिलेशनल ऑपरेटर, और ये जो है वो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे ए में वैल्यू डालते हैं 10, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इसी तरीके से प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए, आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये बात शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल कैसे होता है। तो देखिए, प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अभी देखिए ए का वैल्यू है 10। अब ऐसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि ए में ए प्लस 5 कर दो, इसका मतलब है ये। यानी कि ए का पहले से वैल्यू है 10, लेकिन अब कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 5, यानी कि 10 प्लस 5, यानी कि हो जाएगा 15। यानी कि 5 और असाइन कर दो, इसका मतलब क्या होता है, 5 और असाइन कर दो, 5 वैल्यू और असाइन कर दो। ठीक है। इसी तरीके से a माइनस कर देंगे तो 3 वैल्यू घटा दो, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 उसमें मल्टीप्लाई करो, जो पहले से वैल्यू डिवाइड करो, मॉड्यूलस निकालो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि a का वैल्यू 10 है, यहाँ पे a प्लस 5 कर दिए, और जब यहाँ प्रिंट करेंगे तो a का वैल्यू पहले से 10 था, 5 और ऐड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 15। नेक्स्ट है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। याद रखिएगा, टर्नरी ऑपरेटर 3 वैल्यू को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। क्या किसको कहते हैं, किसको, टर्नरी ऑपरेटर। ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये वाला मैं वहां पे आपको क्लियर करूंगा। टर्नरी ऑपरेटर, इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। ये इसका है सिंटेक्स। क्या है सिंटेक्स का मतलब, देखिए सबसे पहले यहाँ कंडीशन है, c इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है 10 और b का वैल्यू है 20। यहाँ पे c में c इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग ना एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन मतलब कि a ग्रेटर देन b, कंडीशन लगा दी हम लोग। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b, इसको स्ट्रिंग में रखेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसमें हो जाएगा b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन ए। देखिए अब क्या यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, नहीं है। तो ये वाला कब प्रिंट होगा, जब आगे का वैल्यू ट्रू रहेगा। ये वाला कब प्रिंट होगा, जब फॉल्स रहेगा। देखिए यहाँ जरा, ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है, तो क्या प्रिंट होगा, ये वाला। दैट मीन्स ये कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, कंडीशन के हिसाब से प्रिंट होता है। अगर शुरू वाला ट्रू हो गया, अगर ये वाला ट्रू हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा। यही इफ एल्स में एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो कॉमा ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जितना भी प्रोग्राम में हम लोग कॉमा इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं कॉमा ऑपरेटर। नेक्स्ट देखिए, हियर आर टेबल सी प्लस प्लस ऑपरेटर लिस्टेड फ्रॉम हाईएस्ट लोवेस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि प्रोग्राम में कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले चलता है, यानी कि किसका ज्यादा प्रेसिडेंस होता है चलने का। तो सबसे पहले ऑपरेटर चलता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, इसके बाद ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, इसके बाद देखिए ये 2 बार हो गया, इसके बाद प्लस माइनस चलेगा, फिर ये ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लीकेशन एंड ऑपरेटर चलता है। ये हो गया, ये प्रेसिडेंस के हिसाब से ऑपरेटर चलता है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो टॉपिक खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर। एक्सप्रेशन एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, इसमें समझते हैं। देखिए क्या होता है एक्सप्रेशन पहले। An expression is a combination of variable, operator and values that produce result। यानी कि क्या क्या का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि कुछ वेरिएबल है, ए बी सी, 3 वेरिएबल बना है, इसके बीच में हम ऑपरेटर लगा दिए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ वैल्यूज लगा दिए, तो ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया कंप्यूटर साइंस में, ये एक एक्सप्रेशन। तो यही सब के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन। वही चीज लिखा है कि एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, वैल्यूज, प्रोड्यूस रिजल्ट। अब ये क्या करेगा, कुछ रिजल्ट देगा कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
एक्सप्रेशन। देखिए कितने तरह का एक्सप्रेशन होता है। सबसे पहला अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? जिसमें हम लोग अर्थमेटिक कैलकुलेशन का काम करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम करेंगे, उसको बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे ये वाला क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन है। रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? जिसमें हम लोग कंपेयर वैल्यूज, वैल्यूज को कंपेयर बोलेंगे, या जिसमें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिलेशनल एक्सप्रेशन। दैट मीन्स ए ग्रेटर देन बी, ये एक तरह का क्या है? रिलेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे तो वो बन जाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन, और इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा असाइनमेंट एक्सप्रेशन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सारा एक्सप्रेशन का टाइप जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब आइए मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्रेशन को समझाता हूँ। यहाँ देखिए हैश इंक्लूड आई वो स्ट्रीम लिखा हुआ है, उसके बाद हैश इंक्लूड सी मैथ लिखा हुआ है। सी मैथ एक अलग ही हेडर फाइल है जिसका इस्तेमाल हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे पावर वगैरह यूज करना है, या तो आपको स्क्वायर रूट यूज करना है, तो हम लोग सी मैथ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में है, जहाँ पे मैं हेडर फाइल और लाइब्रेरी फंक्शन डिस्कस करूंगा। अब यहाँ देखिए आगे क्या है। यहाँ पे एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी, दोनों में वैल्यू डला हुआ है। ए में 5 है, बी में 8 है, सी डबल है, इसमें खाली है। तो ये दोनों के बीच एक्सप्रेशन बनाया गया, ए ए बी बी। एक्सप्रेशन बना करके इसका जो आंसर आएगा वो सी में स्टोर कराया गया। ये एक्सप्रेशन क्या है? इसको अगर रियलिटी में देखें, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। उसके बाद ए दो बार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन है, इसके बाद पावर है ए प्लस बी का पावर 4। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ना एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन है। और हम लोग कंप्यूटर साइंस में इस तरह के एक्सप्रेशन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट यूजिंग सी मैथ हेडर फाइल। इसके बाद सी आउट सी कर दिया, जो भी आंसर आएगा वो सी सी आउट कर देगा। नेक्स्ट एक और छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ये सारा चीज दिखाया गया है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का सीधा ए प्लस बी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते हैं? ये एक बनाए हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में। तो ए इज ग्रेटर देन इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ए जो है यहाँ पर क्या है? बड़ा है बी से, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। लॉजिकल ऑपरेशन देखिए दो दो को चेक करेगा। सबसे पहले इसको चेक करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी है तो है, बी इज ग्रेटर देन ए है, बी इज ग्रेटर देन जीरो है तो वो भी है, तो दोनों कंडीशन सही होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। मतलब वन आएगा यानी कि ट्रू। जीरो और वन में आंसर आ रहा है, यानी कि वन आ रहा है इसका मतलब ट्रू, और जीरो आ रहा है इसका मतलब फॉल्स। यहाँ टर्नरी ऑपरेटर है, यहाँ पे लिखा गया ए इज ग्रेटर देन बी, पहला कंडीशन लगाया गया, क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो कौन सा प्रिंट होगा? शुरू वाला प्रिंट होगा, है ना। अगर फॉल्स होता तो बी प्रिंट हो जाता। देखिए यहाँ पे ए प्रिंट हो गया है, मैक्स 10, यानी कि यहाँ ए का वैल्यू प्रिंट हो गया। तो ये था प्रोग्राम। बाकी बाद यहाँ सी आउट किया गया है, ये जो सारा वेरिएबल बना है लास्ट लास्ट में, इसको सी आउट किया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट। दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है। मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये समझा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? दो दो पॉइंट के बीच जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल यूज करेंगे? सी मैथ का यूज करेंगे, लाइब्रेरी का यूज करेंगे, मैथ लाइब्रेरी का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? इनपुट लेंगे x1 y1 x2 y2, और डिस्टेंस एक वेरिएबल बनाए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली 4 वेरिएबल बना है, x1 y1 x2 y2 और डिस्टेंस। ये चारों से हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट को एंटर लेंगे, सीन लेंगे, और डिस्टेंस वाला जो वेरिएबल, इसमें जो डिस्टेंस निकालेंगे उसको हम लोग स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले सीन के थ्रू x1 और x2 दो कोऑर्डिनेट हम लोग एंटर ले लिए। इसके बाद सीन के थ्रू x2 y2 एंटर ले लिए। यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं? एक इंडिकेशन दे रहे हैं, इंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट पॉइंट x1 x2।
उसी तरीके से एंटर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट x2 y2। अब यहाँ क्या फॉर्मूला लगाए हम लोग कि स्क्वायर रूट पावर x2 माइनस x1 का 2, यानी कि x2 ऊपर ने नीचे होगा, x2 माइनस x1 का पावर 2, ये लास्ट में जो लिखते हैं ये होता है हमारा पावर। ठीक है। इसी तरीके से y2 माइनस y1 का पावर 2, यानी कि सेम टू सेम ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। अब ये क्या करेगा, जो 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 हम लोग कोऑर्डिनेट डालेंगे यहाँ पर, जो भी कोऑर्डिनेट डालेंगे उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस निकाल के हमको दे देगा। सी आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस नाम का हम लोग वेरिएबल बनाए हैं, इसमें जो डिस्टेंस निकलेगा वो स्टोर हो जाएगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब जरा सा इस प्रोग्राम को हम लोग ड्राई रन करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे कंप्यूटर में, तो सबसे पहला चीज आएगा इंटर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट x1 x2। तो यहाँ हम लोग 36 और 35 दो एंट्री दे दिए हैं। इंटर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट x2 y2, तो हम लोग दो और दे दिए। इसके बाद ये ऑटोमेटिक डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कैलकुलेट करके देगा 74.88। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम है, इसको आप खुद से देख सकते हैं, समझ जाएंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, इसको आप कर सकते हैं, ये आपके लिए HW है। जैसे राइट द प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग पेरीमीटर ऑफ सर्कल, राइट द राइट द प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट द प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप कन्वर्जन जिसको बोलते हैं, टॉपिक का नाम है टाइप कन्वर्जन। दो तरह का टाइप कन्वर्जन है, पहला है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देखिए बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब कोई भी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है अदर डेटा टाइप में, ऑटोमेटिकली मतलब हम लोग किस तरह का फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करते, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, अपने मन से कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका हो रहा है, यहाँ डेटा टाइप का कन्वर्जन हो रहा है। Implicit type conversion is automatically performed by the compiler when an operation involved two different data types. The compiler promote a smaller data type to larger one to avoid data loss. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ इस प्रोग्राम को देखिए ध्यान से, तो आपका क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले क्या है, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 3.5। क्या ये दोनों का आंसर जो है किस में आएगा, हम डायरेक्ट डबल कर दिए। ये तो इंटीजर में था, बी किस में था, बी डबल में था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ टाइप कन्वर्जन हो जाएगा ए का, और ए भी डबल में कन्वर्ट हो जाएगा सी में जाकर के। तो इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें हम लोग को इसी तरह का फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक ए जो है डबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो छोटा वाला डेटा टाइप बड़ा वाला ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फोर्सफुली डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है, फोर्सफुली इसके टाइप को कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है और एक्सप्लिसिट में फोर्सफुली कन्वर्जन, हम लोग लिख के कन्वर्ट करते हैं डेटा के टाइप को। कैसे करते हैं, तो देखिए एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज मैनुअल परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर। इसको कैसे किया जाता है, मैनुअल, हम लोग खुद से करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होता है। टू कन्वर्ट ए वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मैनुअल प्रोसेस करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसे ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे यहाँ पे देखिए डी किस चीज में है, डबल में है, लेकिन हम यहाँ डी को ए में दोबारा स्टोर स्टोर कर रहे हैं और डी को इंट में कन्वर्ट कर दिए हैं। डी को अलग डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले से तो ये डबल था, जस्ट इसके बगल में हम लोग लिख देते हैं उस डेटा टाइप का नाम जिसमें कन्वर्ट करना है ब्रैकेट में, और वो लिख देंगे डी जिसको कन्वर्ट करना है, ये ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने ए को यहाँ प्रिंट किया है, तो प्रिंट करने के बाद कितना प्रिंट हो रहा है, 9 प्रिंट हो रहा है। 9 दैट मीन्स कि ये पहले डबल था, अभी इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग खुद से इंटीजर लगा के इसको कन्वर्ट किए, मैनुअली है, फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट का मतलब मैनुअली या फोर्सफुली। मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, ये धमाका ऑफर है आप लोगों के लिए।
अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्या करें, व्हाट्सएप में मेरा नंबर सेव करें और हमें मुझे व्हाट्सएप करें फ्री क्रैश कोर्स लिख करके। इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा फ्री क्रैश कोर्स में, उसके बाद आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा, तो आप जस्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री क्रैश कोर्स लिख करके। ठीक है, मैं आपको कैसे चलेगा, कब चलेगा, वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा जैसे आप हमारे प्राइवेट ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्रैश कोर्स करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से। ठीक है, ऑनलाइन का भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन का डिक्लेयर है 5 जनवरी से होगा। टाइमिंग रहेगा 10 बजे से, बैच का टाइमिंग 10 बजे से रहेगा। लेकिन ऑफलाइन में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका एक फिक्स्ड डेट है, 25 तारीख से 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ही आप इस क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इससे अगर लेट करते हैं तो ये सीट फुल हो जाएगा और आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री क्रैश कोर्स लिख करके, इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो फ्री क्रैश कोर्स जो ऑफलाइन बैच चलेगा वो हजारीबाग में चलेगा। अगर आप हजारीबाग से बिलोंग करते हैं तभी आप मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगा कि आपका जो एग्जाम होना है 11th क्लास का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होना है। तो अभी हम लोगों ने चैप्टर 8 को पढ़ करके खत्म किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 1 2 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, या जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं जाए, क्योंकि मैंने जो कवर कराया है वो बहुत ही इन डेप्थ लेवल में जाके कवर कराया है, और इससे ज़्यादा सवाल 11th में नहीं आ सकता। 12th में इससे हो सकता है ऊपर है, लेकिन 11th में नेवर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको यहीं से क्लियर हो जाए और आप आसानी से जो है अपने एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इनपुट इन सी प्लस प्लस। कौन सा ऑपरेटर इनपुट करने के लिए जो यूज होता है, तो आंसर होगा ए ऑपरेटर, ए वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा है व्हाट डज द, ये कौन सा ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर डू इन सी प्लस प्लस। ये इस तरह का जो साइन लगा है ये ऑपरेटर क्या करता है सी प्लस प्लस में, तो असाइन वैल्यू, डिस्प्ले आउटपुट, परफॉर्म लॉजिकल एंड कंपेयर टू वैल्यूज। तो ये क्या काम करता है, आउटपुट ऑपरेटर है ये, तो आउटपुट को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर इनपुटिंग अ वेरिएबल एक्स इन सी प्लस प्लस। एक्स में कोई भी चीज इनपुट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंटेक्स का इस्तेमाल करें, करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है, तो सी इन, ये तो आउटपुट का है, सी इन देखिए ये सही है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। डबल एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, तो ये वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 10 मॉड्यूलस 3, आ गया मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन। 10 मॉड्यूलस 3 का आंसर क्या, ये मैंने जस्ट कराया है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा 1, निकाल के देख लीजिए, इसका रिमाइंडर 1 आने वाला है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 10 डिवीजन 4, 10 डिवीजन 4 अगर हम लोग सी प्लस प्लस में करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों इंटीजर में है तो आंसर भी इंटीजर में आएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ डिवीजन बाय जीरो अकर्स इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें एरर आएगा, ये इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, इसमें एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, इनमें से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये तो आउटपुट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये वाला क्या है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। What is the result of the expression 5 greater than 3 in C++? 5 greater than 3 ट्रू है कि फॉल्स, या कोई भी देख के बता सकता है, क्या है, ट्रू है। विच ऑपरेटर चेक वेदर टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, यानी कि नॉट इक्वल वाला जो हमारा साइन है वो चेक करेगा, ये वाला आंसर हो जाएगा दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। सो विच लॉजिकल ऑपरेटर रिप्रेजेंट एंड इन सी प्लस प्लस, एंड ऑपरेटर जो है कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स, देखिए और ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया कि जब दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाएगा तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। द नॉट ऑपरेटर इज यूज टू, नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वैल्यू को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ निगेट अ कंडीशन, कंडीशन को निगेटिव करने के लिए,
परफॉर्म बिटवाइज नॉट नहीं होगा, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन नहीं। तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव करने के लिए जो कंडीशन दिया गया उसको उल्टा रिवर्स करने के लिए। नेगेटिव का मतलब यहाँ है रिवर्स। विच ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू इन सी प्लस प्लस? असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है? देखिए ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये भी हमारा यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विच ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू इन सी प्लस प्लस? तो अगर दो दो आ जाए तो असाइन वैल्यू करने के लिए हम लोग इक्वल टू का ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर केसेस में। ए इज इक्वल टू 10, तो इसमें हम लोग 10 वैल्यू असाइन करते हैं। इसको इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू असाइन भी होता है और इंक्रीज भी होता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है लेकिन इंक्रीज भी होता है। दोनों जब टक्कर खा जाए तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में किसको मारेंगे? इक्वल टू को मारेंगे। What does the expression x plus equal to 5 mean? इसका मतलब मैं बता चुका हूं कि 5 वैल्यू बढ़ जाएगा। add x add 5 to x and store in x, increment 1 and add 5 नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? add x and 5 नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए वाला। 5 में जो x का वैल्यू होगा उसमें 5 क्या करेगा? ये ऐड कर देगा। Which of the following is not a compound assignment operator? इसमें से कौन सा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है? कंपाउंड का मतलब है दो ऑपरेटर मिल जाए। तो ये जो इक्वल टू है, ये देखिए एक ही ऑपरेटर, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। ये कंपाउंड असाइनमेंट क्योंकि इक्वल टू प्लस दोनों मिला हुआ है, ये भी कंपाउंड है। तो कहीं कहीं आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा समझ करके क्वेश्चन को। कंपाउंड का मतलब दो ऑपरेटर एक दूसरे से मिल जाता है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन एक्स प्लस प्लस? क्या होगा? एक बार वैल्यू बढ़ जाएगा। Increment x after its current value is used. Increment x before its current value is used. देखिए बाद में है, पोस्ट फिक्स है तो आफ्टर। What does माइनस x do? डिक्रीमेंट होगा कब होगा? पहले हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीमेंट x बिफोर इट्स करेंट वैल्यू इज यूज्ड। तो ये क्या है? शुरू में ही लगा हुआ प्री फिक्स है, तो इसको तो ये शुरू में ही क्या हो जाएगा? आंसर हो। तो ये शुरू में ही क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन? कौन सा है? तो ये किसके इक्वल है? एक वैल्यू बढ़ रहा है एक्स में, तो एक्स प्लस प्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन? तो यहाँ देखिए शुरू में ही वैल्यू बढ़ेगा तो ये हो जाएगा। इससे वैल्यू तो दोनों में बढ़ेगा, तो इसका आंसर, तो इसका मतलब भी वही है, वैल्यू बढ़ जाएगा एक्स का एक बार, इसका मतलब भी वही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस? अब देखिए क्वेश्चन आया कंडीशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर तो टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर को ही हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किस में हुआ था? कौन सा साइन है? तो ये वाला साइन है टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले लिखते थे ना ए इज ग्रेटर देन बी, इसके बाद हम लोग ये यूज करते थे, फिर ए फिर बी। अगर वैल्यू ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होता था, अगर वैल्यू फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट होता था। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन? इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए यहाँ टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया, ध्यान से देखिएगा। 5 इज ग्रेटर देन 3, अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर ये वैल्यू फॉल्स होगा तो ये प्रिंट होगा। ये देखते हैं, ये वैल्यू क्या है? ट्रू, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 10। द कंडीशनल ऑपरेटर इज ए, कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह का ऑपरेटर है? टर्नरी ऑपरेटर है। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस? एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं सी प्लस प्लस में? ए सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल एंड ऑपरेटर दैट प्रोड्यूस अ वैल्यू, यही होगा आंसर। नीचे देखिए ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है, फंक्शन नहीं है, कमांड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? इसमें से कौन सा वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेशन है? अर्थमेटिक का मतलब होता है कि जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया हो। तो ए वाला में ही अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये क्या होगा? अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का सही एग्जाम्पल। विच ऑपरेटर हैज द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन सी प्लस प्लस? अब इसमें से कौन से ऑपरेटर का हाइएस्ट प्रेसिडेंस है सी प्लस प्लस में? तो इसको मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि प्लस का जो है वो हाईएस्ट प्रेसिडेंट होता है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है प्रोग्रामिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है? लोअर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू हायर डेटा टाइप, तो यही आंसर होगा।
क्या होता है, लोअर डेटा टाइप जो वो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड। अगेन टाइप कास्टिंग ये होता है, ये उसको भी हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। Which syntax is used for explicit type conversion in C++? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने के लिए हम लोग कौन सा सिंटेक्स को यूज करते हैं? तो आपको याद होगा कि जैसे एक पहले से वैल्यू था, x का वैल्यू था 0.5, जो कि पहले से क्या था, डबल था। को चेंज करने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक और वैल्यू बनाए थे, इंट a इज इक्वल टू, इसके पहले भी लगा दिए थे इंट, तो ये ब्रैकेट में उसके बाद लिख देते हैं एक्स। तो ये एक्स के वैल्यू को चेंज करने के लिए पहले क्या लगाता है, डेटा टाइप। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ये गलत गलत गलत। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जब होता है तो क्या होता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली चेंजेस इट्स डेटा? नो। प्रोग्रामर स्पेसिफाई डेटा टाइप मैनुअली? यस। इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर जो है वो मैनुअली डेटा को चेंज करता है। तो इस तरीके से मैंने टोटल 30 क्वेश्चन, 30 MCQ इस चैप्टर से करा दिए हैं। अब आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेने के बाद कहीं और से इस चैप्टर को देखने का जरूरत नहीं है, पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना काफी 11th क्लास के लिए। और जितना क्वेश्चन मैंने कराया है, इससे ना हार्ड क्वेश्चन आएगा ना इससे इजी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल भी यही रहेगा। मैंने बहुत ही रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ठीक है। और अगर आप दोबारा मेरे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे राजन कंप्यूटर एकेडमी लिख करके सर्च कर सकते हैं। और मैं स्पेसिफिकली, मेरा जो चैनल है वो 11th और 12th के बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए है, डेडिकेटेड चैनल है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिनका कंप्यूटर साइंस है, इस चैनल के बारे में बताएं। और आप जो है, ये जो पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा जो पीडीएफ है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां जा करके आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा जितना मैंने बताया है। साथ ही साथ वहाँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप भविष्य में जितना भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम में आने के बाद आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जो जो मेरा ऑफर चलते रहता है, जो जो कोर्सेस आते रहता है, उसका आपको पहले जानकारी मिलते रहेगा। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।